हेलो बच्चों। आपके एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड का ये 11वां लेक्चर है और इस लेक्चर में हम लोग बच्चों पढ़ेंगे कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का जो बॉन्ड है कार्बोक्सिलिक एसिड में, इसका विखंडन किस प्रकार होता है, यानी ऐसी कौन कौन सी अभिक्रियाएं हैं जिसमें कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड टूटता है। इसमें पहला रिएक्शन है बच्चों एनहाइड्राइड का निर्माण। तो कार्बोक्सिलिक एसिड से जब वाटर निकल जाता है तो जो भी बनता है उसी को हम लोग कहते हैं अम्ल एनहाइड्राइड। कार्बोक्सिलिक एसिड का 2 मोल लेकर उसको निर्जलीय कारक P2O5 ले सकते हैं या H2SO4 ले सकते हैं। इसकी उपस्थिति में गर्म करेंगे तो यहां से देखिए कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड ये ब्रेक होगा और यहाँ ऑक्सीजन हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड ब्रेक होगा और यहां से क्या निकलेगा, H2O बाहर हो जाएगा। बाकी सबको जोड़ देंगे, जैसे इस कंपाउंड का नाम हो जाएगा एसिटिक एनहाइड्राइड। एसिटिक एनहाइड्राइड का IUPAC नेम होता है एथेनोइक एनहाइड्राइड। दोनों नाम आप लिख सकते हो बच्चों, एसिटिक एनहाइड्राइड या एथेनोइक एनहाइड्राइड दोनों कहा जाता है इसको। दूसरा रिएक्शन बच्चों एस्टरीकरण, एस्टरीफिकेशन। कार्बोक्सिलिक अम्ल जो होता है वो अल्कोहल या फिनॉल के साथ अभिक्रिया करके सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में एस्टर बनाता है। तो इसमें अल्कोहल का O और H के बीच का बॉन्ड टूटता है। मैं आपको अल्कोहल वाले चैप्टर में भी एस्टरीकरण की अभिक्रिया बता चुका हूं। तो अल्कोहल का O और H का बॉन्ड टूटता है, लेकिन कार्बोक्सिलिक एसिड में कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड टूटता है, जिसके परिणाम स्वरूप बनता है बच्चों एस्टर। अब इस एस्टरीफिकेशन का मैं आपको बताऊंगा क्रिया विधि यानी मैकेनिज्म कैसे होता है। इसको आप लोग पहले नोट करें बच्चों। देखिए नेक्स्ट, इसी एस्टरीकरण अभिक्रिया की कैसे क्रिया विधि हम लोग दिखाते हैं, ये मैकेनिज्म है। यहां लिख सकते हैं मैकेनिज्म, क्रिया विधि। ये हम लोग का लेक्चर 11 चल रहा है। कार्बोक्सिलिक एसिड क्या करता है, प्रोटॉन ग्रहण करेगा। तो प्रोटॉनिक एसिड इस तरीके का बनाएगा, ये प्रोटॉन को ये ग्रहण करेगा, इसके पास लोन पेयर होता ही है और एक हाइड्रोजन के साथ ये बॉन्ड पेयर बना देगा, ऑक्सीजन के ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। ये आपका R-OH अल्कोहल है बच्चों। ये जब पाई बॉन्ड का, चूंकि इसके ऊपर आ गया पॉजिटिव चार्ज, तो इलेक्ट्रॉन पाई बॉन्ड लूजली बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन होते हैं, अपनी तरफ खींचेगा तो इसके ऊपर आएगा नेगेटिव चार्ज, कार्बन पे आएगा पॉजिटिव चार्ज। ये पॉजिटिव चार्ज वाला कार्बन इस ऑक्सीजन के साथ आके जुड़ेगा तो इस तरह का कंपाउंड बनेगा टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट, यानी चतुष्फलकीय मध्यवर्ती का निर्माण होगा। इसमें फिर क्या होगा, प्रोटॉन का स्थानांतरण, प्रोटॉन को स्थानांतरित करके यहां से हटा के प्रोटॉन को यहां जोड़ देंगे, इस तरीके से ये बनेगा। तो ऑक्सीजन पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज है और आपको पता है कि ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तुरंत इस कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड को ये ब्रेक कर देगा और H2O निकल जाएगा यहां से। इस कार्बन पर आ जाएगा बच्चों पॉजिटिव चार्ज। जब इस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आएगा तो तुरंत ये जो पाई इलेक्ट्रॉन है इस पर शिफ्ट होगा, तो यहां बन जाएगा डबल बॉन्ड और ऑक्सीजन पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, जिसको हम लोग कहते हैं प्रोटॉनिक एस्टर। प्रोटॉनिक एस्टर से H+ यानी प्रोटॉन यहां से रिमूव कर देगा ये, तो इस तरीके से बच्चों बन जाएगा एस्टर। यही एस्टर के बनाने की क्रिया विधि है। मैकेनिज्म जरूर याद रखेंगे बच्चों। अगर एस्टर आता है इस वाले चैप्टर से तो आपको मैकेनिज्म भी पूछा जा सकता है, ठीक है। तो नेक्स्ट जो हम लोगों का रिएक्शन है कार्बोक्सिलिक एसिड का, वो एस्टरीफिकेशन के बाद हम लोग बच्चों पढ़ते हैं रिएक्शन विथ PCl3, PCl5 एंड SOCl2, यानी फास्फोरस ट्राइक्लोराइड, पेंटाक्लोराइड और थायोनिल क्लोराइड के साथ अभिक्रिया। नेक्स्ट रिएक्शन है हमारा रिएक्शन तीसरा, इसको हम लोग कह सकते हैं PCl3, PCl5 तथा SOCl2 के साथ अभिक्रिया। ठीक है बच्चों, देखिए आपको चैप्टर बच्चों पूरा आपको इस बार
समाप्त मिलेगा आज की वीडियो लेक्चर में। ये पूरा चैप्टर आपका फिनिश होगा, इसलिए आप लोग परेशान ना हो। जैसे ही समय मिलेगा मैं वीडियो लेक्चर आपको देता रहूँगा, बनाता रहूँगा, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा सा ऑफलाइन क्लासेस भी बच्चों खुल गए, इस वजह से तो रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ गई है टीचर्स की, तो उसके लिए आप लोग परेशान नहीं होंगे। सारे लोग जब भी टाइम मिलेगा आपको रिस्पॉन्स मिलता रहे, क्योंकि कोर्स के कंप्लीट करने की जिम्मेदारी मेरी है। तो सारे वीडियो लेक्चर आपको लास्ट तक मिलते रहेंगे, जब तक एक भी बच्चा ऑनलाइन पढ़ता रहेगा तब तक। अब सारे लोग अगर बंद कर देंगे तो कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा, तो फिर ऑनलाइन वालों के लिए वीडियो लेक्चर अभी फ़िलहाल बनना बंद हो जाएगा बच्चों। इसलिए आप लोगों का रिस्पांस भी ज़रूरी है। आप लोग पढ़ते रहिए, वीडियो लेक्चर आपको मिलते रहेंगे बच्चों। देखिए, कार्बोक्सिलिक एसिड का पहले हम PCl3 के साथ रिएक्शन कराते हैं तो बनेगा क्या, RCOCl प्लस, इसको बैलेंस करना होगा तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 3RCOCl प्लस H3PO3, बैलेंस इक्वेशन है बच्चों। फिर दूसरा रिएक्शन अगर हम कराते हैं PCl5 के साथ, यही सेम रिएक्शन मैंने अल्कोहल के साथ भी कराया था। यहाँ एसिड क्लोराइड फंक्शन बन रहा है, कौन सा है ये, एसिड क्लोराइड या एसिड हैलाइड भी बोलते हो, Cl है तो क्लोराइड, यहां भी वही बनेगा, प्लस POCl3 प्लस HCl, POCl3 का नाम फास्फोरिल क्लोराइड, इसका नाम फास्फोरिल क्लोराइड है, ठीक है। और RCOCl आप समझ ही गए। फिर आप थायोनिल क्लोराइड के साथ अभिक्रिया कराओगे, जैसे आपने अल्कोहल के साथ कराया था डार्जन अभिक्रिया। ये डार्जन रिएक्शन नहीं है, लेकिन प्रोडक्ट देखिए वही सेम तीनों का ही बन रहा है, प्लस SO2 गैस के रूप में निकल जाएगा, HCl भी गैस के रूप में बाहर हो जाएगा। चौथा बच्चों रिएक्शन है अमोनिया के साथ, अमोनिया के साथ अभिक्रिया। चलिए देखिए अमोनिया के साथ कैसे अभिक्रिया होती है कार्बोक्सिलिक एसिड की। कार्बोक्सिलिक एसिड बच्चों जब अमोनिया के साथ अभिक्रिया करता है तो पहले अमोनियम कार्बोक्सिलेट बनाता है। इसमें अमोनियम देखिए जुड़ गया, इसको हीट करते हैं तो H2O निकल जाएगा, और H2O निकलने के बाद RCONH2 प्रोडक्ट बनेगा। यानी इस कंपाउंड को बच्चों आप कहते हो एमाइड, ठीक है। अगर यही चीज हम लोग बेंजीन रिंग के साथ भी रखें, यानी बेंजोइक एसिड ले लें, इसका भी रिएक्शन अमोनिया के साथ कराएं, तो सर्वप्रथम फर्स्ट ऑफ ऑल क्या बनेगा, अमोनियम बेंजोएट, बेंजोइक एसिड कन्वर्ट हो गया अमोनियम बेंजोएट में, इसको हीट किया, हीट करने पर बच्चों देखिए क्या हो गया, CONH2 यानी बेंजेमाइड बन गया। यानी इसमें एमाइड का फॉर्मेशन होता है। आप इसको अगर और हीट कर दोगे तो साइनाइड बन जाएगा, फिर H2O निकल करके। अब मान लीजिए आपके सामने इस तरह का भी रिएक्शन है, इसमें 2 कार्बोक्सिलिक एसिड जिसको हम लोग कहते हैं बच्चों, ये मान लीजिए डाई कार्बोक्सिलिक एसिड है जिसको आप कहते हो थैलिक एसिड, ठीक है। क्या नाम है इसका, थैलिक एसिड। 2 मोल अमोनिया लेके इसका रिएक्शन करा दिया, 2 मोल अमोनिया लेके रिएक्शन कराया, ये भी हो गया NH4, COONH4 हो गया, ठीक है। इसको हीट किया तो 2 H2O बाहर निकला, 2 H2O बाहर निकला, ये बनेगा CONH2, ये भी बन गया CONH2। इसको और स्ट्रॉन्ग हीट कर दिया, स्ट्रॉन्ग हीटिंग इसकी हो गई, ठीक है। स्ट्रॉन्ग हीट करने से देखिए क्या मिलेगा, स्ट्रॉन्ग हीट करने से इसमें से निकलेगा बच्चों अमोनिया, क्या निकला, इसमें से निकल गया NH3, अमोनिया बाहर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे स्पेस है कि नहीं, लिख सकते हैं ना, अमोनिया बाहर हो जाएगा। मैं इसका प्रोडक्ट बच्चों यहां लिख दे रहा हूं क्योंकि यहां नीचे थोड़ा स्पेस कम है। यहां से अमोनिया निकलने के बाद देखो क्या प्रोडक्ट बनेगा, ये प्रोडक्ट बना, और इस कंपाउंड का नाम है बच्चों थैलीमाइड, ठीक है। इस कंपाउंड का नाम है थैलीमाइड, यानी यहां के बाद आपको ये प्रोडक्ट लिखना है। तो इस तरीके से बच्चों इसकी PCl3, PCl5 और SOCl2 के साथ अभिक्रिया हो गई, और दूसरी अभिक्रिया इसकी अमोनिया के साथ हो गई,
नोट करेंगे आप लोग इस रिएक्शन को, फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं बच्चों। अगली जो अभिक्रिया है बच्चों वो हमारी है कार्बोक्सिलिक समूह की अभिक्रिया, जिसमें कि कार्बन मतलब एल्किल ग्रुप और कार्बन के बीच का बॉन्ड ब्रेक होता है। और इसमें पहला रिएक्शन हम लोग पढ़ते हैं रिडक्शन यानी अपचयन। कार्बोक्सिलिक एसिड लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड जो कि एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है, प्रबल अपचायक होता है, या डाइबोरेन का प्रयोग कर सकते हैं। इनके द्वारा यह अल्कोहल में परिवर्तित होता है, जबकि सोडियम बोरोहाइड्राइड भी एक प्रबल अपचायक होता है, परंतु आपको याद रखना है कि यह कार्बोक्सिलिक एसिड को रिड्यूस नहीं कर पाता है, अपचयित नहीं कर पाता है। तो यहां से हम रिएक्शन दिखा सकते हैं कि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के द्वारा ईथर की उपस्थिति में या डाइबोरेन के साथ कार्बोक्सिलिक एसिड किसमें कन्वर्ट हो जाता है, अल्कोहल में। ये रिएक्शन बच्चों आप लोग क्लास 11th में पढ़ चुके हो, जिसका नाम है डी कार्बोक्सिलेशन। इसको इंग्लिश में कहते हैं, हिंदी में कहते हैं डी कार्बोक्सिलीकरण, यानी कार्बन डाइऑक्साइड का निकलना। इस अभिक्रिया में कार्बोक्सिलिक एसिड की अभिक्रिया कराते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, और सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ कैल्शियम ऑक्साइड भी लेते हैं, जिसको कंबाइंड रूप से कहते हैं सोडा लाइम। ये हो गया सोडा, ये हो गया लाइम। इन दोनों का 3 संबंध 1 का अनुपात लेना चाहिए, और जब रिएक्शन कराएंगे तो यहां बनेगा RCOORCH, यहां से H और R जुड़ेगा बच्चों, तो बनेगा RH प्लस Na2CO3, यानी कार्बन डाइऑक्साइड इस रिएक्शन में बाहर हो जाता है, और प्रोडक्ट के रूप में यहां बनता है सोडियम कार्बोनेट। इस रिएक्शन से हमें प्रोडक्ट क्या मिला, एल्केन मिला। इसका एक और रिएक्शन बच्चों आप लोग क्लास 11th में पढ़े हो, जिसका नाम है कोल्बे विद्युत अपघटनी विधि। अब ये रिएक्शन आपके एनसीईआरटी में बस उसको टच कर दिया गया, बोल दिया गया है कि आप लोग इसको पढ़ लेंगे, लेकिन एनसीईआरटी में इसके रिएक्शन दिए नहीं गए हैं, इसलिए मैं आपको बता देता हूं कि कोल्बे विद्युत अपघटनी विधि क्या है। कोल्बे विद्युत अपघटनी विधि क्या होती है, ठीक है। इसमें क्या करते हैं बच्चों की सोडियम या पोटेशियम लवण ले लेते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड का सोडियम या पोटेशियम लवण लेकर इसका विद्युत अपघटन कराते हैं। सोडियम या पोटेशियम का कार्बोक्सिलिक एसिड का लवण लेकर विद्युत अपघटन कराने पर ये अपने आयनों में टूट जाता है। क्योंकि ये विद्युत अपघटन की प्रक्रिया विद्युत अपघटनी सेल में होती है, और विद्युत अपघटनी सेल में एनोड और कैथोड लगे होते हैं। तो देखेंगे कि एनोड पर कौन सी अभिक्रिया होगी, और एनोड पॉजिटिव होता है, इसलिए आपका RCOO- आयन इसके ऊपर आएगा। एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, इसके ऊपर बैलेंस करने के लिए इस साइड में एक इलेक्ट्रॉन जोड़ देंगे, 2 मोल ले लेंगे, और ये टूटता है RCOO ऐसे टूटता है 2 मोल, ये R डॉट प्लस R डॉट प्लस CO2, और CO2 यहां से रहता है कार्बन डाइऑक्साइड, और ये दोनों मुक्त मूलक आपस में जुड़कर बनाते हैं R सिंगल बॉन्ड R प्लस 2CO2, यानी ये मेथड भी आपके एल्केन बनाने का होता है, जिसके द्वारा केवल सम संख्या कार्बन युक्त एल्केन बनाए जा सकते हैं। कैथोड पर देखिए क्या रिएक्शन होगा, कैथोड होगा निगेटिव, पॉजिटिव आयन आएगा। आपको पता है कि एनोड पर हमेशा ऑक्सीडेशन होता है, कैथोड पर हमेशा बच्चों रिडक्शन होता है। तो रिडक्शन होगा, इलेक्ट्रॉन इसमें जुड़ेगा, इसको बैलेंस करेंगे, सोडियम में कन्वर्ट होगा। यही सोडियम जल के साथ अभिक्रिया करके बना देता है 2NaOH प्लस H2, यानी कैथोड पर सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस बनती है, जबकि एनोड पर एल्केन प्राप्त होता है। यानी यहां पर आपकी कार्बोक्सिलिक समूह की अभिक्रियाएं समाप्त होती हैं। अब हम लोग एल्किल समूह के रिएक्शन के बारे में बात करेंगे। तो बच्चों नेक्स्ट रिएक्शन हमारा है एल्किल समूह की अभिक्रिया, जिसमें पहली अभिक्रिया पढ़ने जा रहे हैं हैलोजिनेशन, हैलोजनीकरण। ऐसे कार्बोक्सिलिक एसिड जिनमें अल्फा हाइड्रोजन उपस्थित होता है,
अल्फा हाइड्रोजन मतलब देखिए, जैसे मान लीजिए CH3COOH ये कार्बोनिल ग्रुप है, इससे अटैच जो भी कार्बन है इसमें जो हाइड्रोजन प्रेजेंट है उसको अल्फा हाइड्रोजन कहेंगे। कार्बोनिल ग्रुप से अटैच कार्बन अल्फा कार्बन में जो हाइड्रोजन उपस्थित होंगे उसको कहेंगे अल्फा हाइड्रोजन। अब जैसे ये फॉर्मिक एसिड है तो इसमें भी कार्बोनिल ग्रुप से अटैच कोई कार्बन ही नहीं है, यानी इसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। तो जितने भी अल्फा हाइड्रोजन युक्त कार्बोक्सिलिक एसिड होंगे उनका अगर रिएक्शन हम हैलोजन के साथ कराएं रेड फास्फोरस की उपस्थिति में और हैलोजन के जगह पे हम क्लोरीन ब्रोमीन ले सकते हैं, तो देखिए प्रोडक्ट क्या बनेगा, CH3CHX COOH। फर्दर रिएक्शन जब तक इसमें अल्फा हाइड्रोजन होगा तब तक ये रिएक्शन चल सकता है। तो आपका प्रोडक्ट बच्चों ये हो सकता है, ठीक है। इसको अल्फा हेलो कार्बोक्सिलिक एसिड भी कहते हैं कि अल्फा हेलो कार्बोक्सिलिक एसिड इसमें बनता है और इस अभिक्रिया को हेल वोल्हार्ड जेलेंस्की अभिक्रिया के नाम से जाना जाता है। हेल वोल्हार्ड जेलेंस्की रिएक्शन HBZ रिएक्शन के नाम से जाना जाता है। तो ये बच्चों हो गई एल्किल समूह की अभिक्रियाएं। अब हम लोग बात करेंगे वलय प्रतिस्थापन अभिक्रिया यानी इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया के बारे में। बच्चों रिंग सब्स्टिट्यूशन अभिक्रिया देखिए क्या है। इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया में आपको पता होगा कि कार्बोक्सिलिक समूह जो होता है मेटा निर्देशक होता है। आप अगर नहीं जानते कि कौन आर्थो पैरा निर्देशक होगा कौन मेटा निर्देशक होगा तो मेरा GOC का लेक्चर आप लोग पढ़ लेंगे। उम्मीद है कि लेक्चर 4 या 5 में आपको बच्चों मिल जाएगा कि कौन आर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है कौन मेटा डायरेक्टिंग होता है, कैसे डिसाइड किया जाता है। आपको पता है कि यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड है, कार्बोक्सिलिक एसिड का ये स्ट्रक्चर हो गया। कार्बन जो कार्बन बेंजीन रिंग से डायरेक्टली जुड़ा है इस कार्बन पर कोई लोन पेयर नहीं है। जब यह अपने से उच्च विद्युत ऋणात्मक तत्व से जुड़ जाएगा तो ये ऑक्सीजन से जुड़ा है तो ऑक्सीजन खींचेगा तो कार्बन के ऊपर धनावेश होगा तो बेंजीन नाभिक से इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, यानी इसके साथ खींचने वाला समूह जुड़ गया जो बेंजीन नाभिक पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम कर देगा। इस वजह से आर्थो और पैरा पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घट जाएगी, मेटा पर कुछ इलेक्ट्रॉन होंगे। इस वजह से जो इलेक्ट्रोफाइल है NO2+, ये नाइट्रेशन की प्रक्रिया है, इसको हम लोग कहते हैं बच्चों नाइट्रीकरण, जिसमें नाइट्रो समूह जुड़ रहा है और NO2 समूह आके जुड़ेगा किसके पोजीशन पर, मेटा पोजीशन पर, जिसका नाम हो जाएगा मेटा नाइट्रो बेंजोइक एसिड, इसका नाम हो जाएगा या 3 नाइट्रो बेंजोइक एसिड। उसी प्रकार जब हैलोजिनेशन कराएंगे तो इसको आप ब्रोमीनीकरण कह सकते हो, ब्रोमिनेशन है ये, ब्रोमीनीकरण की प्रक्रिया कराएंगे FeBr3 के प्रेजेंस में Br2 के साथ, तो ये जुड़ेगा मेटा पोजीशन पर, तो इसका नाम होगा मेटा ब्रोमोबेंजोइक एसिड, मेटा ब्रोमोबेंजोइक एसिड इसका नाम हो जाएगा। क्लियर है बच्चों। तो इस तरीके से आपको पता होगा कि इसमें जो इलेक्ट्रोफाइल होता है वो Br+ होता है और नाइट्रीकरण में जो इलेक्ट्रोफाइल होता है वो NO2+ होता है। कार्बोक्सिलिक अम्लों का बच्चों क्या उपयोग है उसको आप लोग स्वयं लिखेंगे, नोट्स बना लेंगे, पढ़ लेंगे। बाकी आपका 11वें लेक्चर में बच्चों ये चैप्टर आपका समाप्त होता है। जैसा कि मैंने कहा था कि मैं संडे से पहले इस चैप्टर को समाप्त कर दूंगा और नेक्स्ट आपका जो चैप्टर होगा बच्चों वो एमीन स्टार्ट होगा और एमीन के बाद जस्ट बायोमॉलिक्यूल, फिर आपकी ये बुक बच्चों समाप्त हो जाएगी क्योंकि उसके बाद वाले चैप्टर आपके हो चुके होंगे या वो कोर्स में इस बार 30% आपका सिलेबस निकल भी गया है तो उसको आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। फिर भी हमने दैनिक जीवन में रसायन वगैरह आपको पढ़ा दिया है बच्चों, तो आप लोग इसको अच्छे से नोट करिए। और यहाँ पर आपका बच्चों इस वीडियो लेक्चर से ये चैप्टर आपका फिनिश हो रहा है, नोट करेंगे आप लोग। दैट्स ऑल।